नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की बात में। मैं अभिसार और इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं भाषा और उर्मिलेश। और आज 3 मुद्दों की चर्चा होने वाली है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ी उनकी मां सोनिया गांधी और बारिश में भीगती राहुल की एक तस्वीर। क्या इन 2 तस्वीरों से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है? मुद्दा नंबर 2, यह जो बीता हफ्ता था, त्योहारों का मौका था, दुर्गा पूजा, गरबा, विजयदशमी, मगर हमारी मीडिया ने इसमें भी जहर घोलने का काम कर दिया। मुद्दा नंबर 3 होगा मोहन भागवत के जनसंख्या और महिला सम्मान पर बयान, और उसमें साफ तौर पर दोहरे मापदंड दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत हम करना चाहेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से। जैसे कि आप जानते हैं, राहुल गांधी इस वक्त कर्नाटक में यानी कि भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में है और बीजेपी की बौखलाहट बढ़ रही है। राहुल गांधी के साथ उनकी मां जुड़ी तस्वीरें सामने थी। राहुल गांधी अपने मां के शूलेसेस बांध रहे थे, मां उनके साथ चल रही थी यानी सोनिया गांधी, और सोनिया गांधी से कह रहे थे कि भैया आपकी तबीयत खराब है, आप गाड़ी में बैठ जाइए। ये जो तस्वीरें सामने उभर कर आई, और खासकर वो एक और तस्वीर जब वो बारिश में भीग रहे थे, बीजेपी में खलबली मच गई है। बीजेपी अपने गिरेबान में झांकना भूल गई है। क्या इस खबर का पंच? शुरुआत करेंगे उर्मिलेश जी से। अभिसार, मैं समझता हूं राहुल गांधी ने जिस तरह से इस यात्रा को अब तक संचालित किया है, नेतृत्व उसका किया है, इसका ज़बरदस्त इम्पैक्ट है। मैं अपेक्षा करूंगा कि जो जनता के इस समय सबसे बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी है और महंगाई है, इन मुद्दों पर जहां भी वो जाएं, इतनी तेजी से लोगों को मोबिलाइज करें उन मुद्दों के इर्द गिर्द कि पूरे देश में उसका एक जबरदस्त संदेश जाए। क्या इस खबर का पंच? भाषा, आप बताइए। अभिसार, एक बात बहुत साफ है कि यह लोकतंत्र की सकारात्मक इमेज है। जिस तरह की छवि एक नेता की होनी चाहिए, जिन मुद्दों पे उसे काम करना चाहिए, जनता उससे जुड़ना चाह रही है, पहली बात। और मुझे लगता है कर्नाटक में जिस तरह से भाजपा और तमाम उग्र संगठनों ने आज की तारीख में 500 साल पुरानी मस्जिद पर हमला किया, उससे एजेंडा साफ हो गया कि अमन और नफरत के बीच लड़ाई बहुत तीखी हो रही है। कर्नाटक एक टेस्ट ग्राउंड है दोनों ताकतों के लिए। अभिसार, क्या है इस पे आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है भाषा कि राहुल गांधी के लिए अभी नहीं तो कभी नहीं, उनके लिए चुनौतियां बदस्तूर आएंगी सामने, और बड़ी चुनौतियां होंगी जिसका जिक्र अभी आपने भी किया। डीके शिव कुमार से ईडी पूछताछ कर रही है और आने वाले दिनों में यह चुनौती और बढ़ेगी। राहुल गांधी की शख्सियत बतौर राजनेता निखर सकती है, मगर जैसे मैंने कहा, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भाजपा का प्रचार तंत्र लगातार हमला बोल रहा था उर्मिलेश जी, जब राहुल गांधी सोनिया गांधी के शूलेसेस को बांध रहे थे, मगर यह भाजपा का चरित्र हो गया है। राहुल गांधी एक बच्ची का हाथ पकड़ के चलते हैं, उसमें वो लोग अश्लील बयान दे सकते हैं। राहुल गांधी अपनी भांजी के साथ बैठ के उनके हाथों की मेहंदी देखते हैं, उस पर भी अश्लील बयान दिया जा सकता है। अब सोनिया गांधी उनके साथ थी, उस पर भी इनका पूरा प्रचार तंत्र जो है वो बयान दे रहा है। ये भूल गए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी मां से मिलने जाते हैं, जो एक गैर राजनीतिक शख्सियत हैं, वहां पर पहले से कैमरा मौजूद होता है। तो कम से कम बीजेपी को तो यह कहने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। अभिसार, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कैमरा प्रिय प्रधानमंत्री जी हैं। कैमरा उनको बहुत पसंद है और हर गतिविधि कैमरे के इर्द गिर्द रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राजनेताओं में कैमरे का आकर्षण वैसे भी होता है, चाहे कोई भी बड़ा नेता हो, कोई छोटा नेता हो, सब में होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि राहुल जी में नहीं होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन राहुल गांधी एक राजनेता के रूप में, भारत में जितने राजनेता हमने देखे हैं उसके अगर हिसाब से देखा जाए तो एक डिफरेंट किस्म के राजनेता हैं। कच्चे राजनेता हैं, आप मानेंगे? नहीं, कच्चे या पक्के की शब्दावली में मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इस मामले में थोड़े अलग हैं कि बहुत सारे राजनेताओं की तरह झूठ, फरेब
और उसको बहुत ही शानदार ढंग से पेश करने की जो अदा है वो उनमें नहीं है। इसलिए मैं एक बार आपके शो में कह भी दिया था कि वो इंडियन पॉलिटिशियंस की जो एक जमात है उसमें ऐसा लगता है कि उनको विदेशी किसी विश्वविद्यालय में एमफिल या पीएचडी करने वाले एक स्कॉलर के तौर पे देखा जाए। तो ये बात मैंने कही थी एक बार, मुझे याद आ रहा है। तो ये जो राहुल गांधी के अंदर जो सोच है, समझदारी है, वो कई बार वो ट्रांसेंड या यूं कहा जाए ट्रांसेंड बल्कि यूं कहा जाए कि जनता में वो सही रूप में नहीं जा पाती है। इस यात्रा में राहुल ने मुझे लगता है कि लोगों को अट्रैक्ट किया है, लोगों के बीच में उनकी सहजता, उनकी स्वाभाविकता, उनकी वो इमेज जा रही है जिस इमेज को भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 सालों से मटियामेट कर रखा था और उसको दुष्प्रचारित कर और वो भी बिल्कुल स्वाभाविक, बड़ी दिलचस्प बात है। और वो बहुत स्वाभाविक अंदाज में। मगर जो मैं जिक्र कर रहा था प्रचार तंत्र का, जो 2 तस्वीरें सामने उभर कर आई हैं, राहुल गांधी भीग रहे हैं बारिश में खड़े होकर मां के साथ। मगर देखिए, भाजपा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनके मां के साथ तस्वीर पेश करता है, पहले बात तो ये तुलना ही बेमानी है। प्रधानमंत्री की मां गैर राजनीतिक शख्सियत हैं, आप उन्हें क्यों लाइन में लगवा रहे हैं नोटबंदी के दौरान? या क्यों आप कैमरा भेजकर पहले से कैमरा सेट होता है और उसके बाद वो उतरते हैं, जैसा कि दर्शकों ने देखा अभी जो वीडियो है कि भाई मोदी जी बाहर इंतजार करते हैं, कैमरा अंदर जाता है और उसके बाद वो एंटर करते हैं ताकि एक एक क्षण रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो अभिसार, मुझे लगता है कि एक जो बहुत अहम बात हुई है इस भारत जोड़ो यात्रा में और ये जो छवियां आई हैं इसमें, वो ये है कि एक स्वाभाविक व्यक्ति, अब दिक्कत है कि इतना नकलीपन है, इतना आर्टिफिशियल चीज है कि एक सहज व्यक्ति, एक सहज नेता जैसा होना चाहिए, अगर वह हमें दिखाई देता है तो लोगों को असहज लगता है। मतलब ये सबसे बड़ी विडंबना है भारतीय लोकतंत्र की कि एक नेता, एक ह्यूमन बीइंग जैसे हम आप सब हैं, उर्मिलेश यहां बैठे हैं, अगर वैसा कोई व्यक्ति सामने दिखाई दे जाए तो उसे लोग पप्पू बोलकर पुकारते हैं और मीडिया की पूरी एक आर्मी है ट्रोल। इसे कम से कम इस यात्रा में अभी तक राहुल गांधी तोड़ने में सफल हुए हैं। एक समझदार पॉलिटिशियन के तौर पर एक नेता को कैसे बिहेव करना चाहिए, एक बेटे को कैसे बिहेव करना चाहिए, जो सामान्य तौर पे संस्कार हैं कैसे होने चाहिए, जिसमें आप मीडिया की बात ना करें, सहज ढंग से लोग आ जा रहे हैं। और दूसरा बहुत अहम बात जो मुझे लगता है, जिस फोटो की बात है बारिश में भीग रहे हैं, मुझे उसमें सबसे सुखद बात लगी कि इतने लोग बारिश में अंधेरे में खड़े होके एक नेता को सुनने के लिए भी तो खड़े हुए हैं जहां पे सरकार भाजपा की है। बिल्कुल। और ये जो अमन और जोड़ने की बात है, क्योंकि आप देखिए कि आज ही के दिन मस्जिद पर लोग घुसते हैं ताकि डाइवर्ट किया जा सके। ये जो डाइवर्ट करने की और नफरत फैलाने की और दुष्प्रचार करने की टैक्टिस है, उससे कैसे लड़ा जा सकता है बिना किसी क्योंकि बहुत बड़े बिल्कुल औजारों उर्मिलेश से? जी, चुनौती बेतहाशा है। हम ये ना भूलें, मस्जिद पर हमले का जिक्र यहां पर भाषा ने किया ही है। आज ईडी चल रही है। आप ये ना भूलें कि डीके शिव कुमार और उनके भाई से पूछताछ हो रही है, और डीके शिव कुमार कम से कम जो कर्नाटक लेग है इस यात्रा का, उसमें सबसे अहम किरदार निभा रहे हैं, ऑफकोर्स सिद्धरमैया के अलावा। और फिर मीडिया का किरदार, वो बहुत ही एक हास्यास्पद रिपब्लिक न्यूज का वीडियो सामने आया है जिसमें रिपब्लिक ये दावा कर रहा है कि राहुल गांधी हमारे सवालों के सामने टिक नहीं पाए। और सवाल क्या किए जा रहे हैं? मिस्टर राहुल। ऐसी हिम्मत इनकी प्रधानमंत्री जी से नहीं पूछने की होगी, और राहुल के सवाल भी नहीं पूछ रहे हैं। तो देखिए, मेरे ख्याल से 2-3 किस्म की उनके सामने चुनौती है। प्रचार तंत्र, अमित मालवीय, मीडिया की सुपारी, और तीसरा एजेंसीज की दबिश। ये तीनों हैं और ये और उग्र होने वाली हैं। देखिए, जो मीडिया या टीवी पुरम है वो तो जी, तो ये अगर देखा जाए अभिसार, तो बहुत सारे लोग मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत जो है उसकी मातृशक्ति, उसका जो मातृ संगठन है आरएसएस है। लेकिन मैं तो अब ये कहने लगा हूं कि सबसे बड़ी अगर कोई ताकत भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार के लिए अगर कोई है तो वो टीवी पुरम है। और ये इतने बड़े संगठन के रूप में काम कर रहा है टीवी पुरम, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। क्योंकि गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, जिस गांव में आरएसएस का प्रचारक नहीं है वहां पर टीवी पुरम है, और वो बेडरूम तक है, लोगों के झोपड़ी तक है। यही नहीं, तो टीवी के अलावा व्हाट्सएप, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। और फिर मैं अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक बीजेपी के सांसद से मुलाकात की। उन्होंने, जानते मुझे क्या कहा? उन्होंने कहा, देखिए ये अभिसार, रवीश, ये जो बातें करते हैं ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों तक पहुंचेंगी? 1 करोड़ लोगों तक।
हम व्हाट्सएप के जरिए 17 से 18 करोड़ लोगों से जुड़े हुए हैं। एग्जैक्टली। ये हमसे सवाल करें तो करे क्या? और आप देखिए, गृह मंत्री खुद दावा करते हैं, हाँ, अमित शाह खुद दावा करते हैं कि इतने लोग और 20 करोड़ लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। और 17 अभी सर करोड़ मैं तक आपको पहुंच सकते बताऊं हैं। कि एक और भी चीज हमने महसूस की कि सोशल मीडिया पर जैसे हम लोग जो बातें करते हैं, हम तो किसी पार्टी के साथ नहीं है, बिल्कुल साफ खुला खेल फर्रुखाबादी है कि मेरी किसी पार्टी से कोई प्रतिबद्धता नहीं है, विचारों से है। और वो विचार क्या है? जो संवैधानिक हैं, जो समता मूलक समाज, आप हम तीनों सोशल डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म में विश्वास करते हैं, संवैधानिक मूल्यों में विश्वास करते हैं। तो मैं हमारे जैसे लोग जहां पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए ट्विटर का या फेसबुक का, हमने ये देखा है कि इन प्लेटफॉर्म्स को चलाने वाले जो लोग हैं वो हमारे ही जैसे लोगों तक हमारी रीच केवल रख रहे हैं। बिल्कुल। यानी दूसरा जो हिस्सा है जो एपॉलिटिकल है, जो अभी नहीं जानता या जहां पर टीवी पुरम का प्रवेश केवल है, वहां हमें दाखिल नहीं होने दे रहे हैं। मैं एक बात बता दूं, ये बड़ी मैं एक अजीब स्पष्ट बात कर है। दूं यहां पर उर्मिलेश जी क्या कह रहे हैं। यानी कि जो अलग अलग मोर्चे हैं जिसके जरिए हम अपनी बात करते हैं, उन मोर्चों पर हमारी आवाज को सीमित किया जा रहा है। और मैं बहुत ही वैज्ञानिक आधार पर यह दावा कर रहा हूं, कभी अन्य हम कार्यक्रम करेंगे तो उसमें हम जिक्र करेंगे। हम मीडिया की जो बात कर रहे थे और फिर मैं अपने अगले विषय में प्रवेश करूंगा, त्वरित प्रतिक्रिया चाहूंगा। मीडिया हमेशा से आजाद भारत के इतिहास में भाषा आंदोलनों के साथ रहा है। सरकार को चुनौती 70 देता के रहा, दशक सत्ता से को 60 चुनौती दशक देता के रहा। साथ। क्यों? क्योंकि ये आंदोलन हमेशा व्यवस्था को चुनौती देते हैं। यह आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है जहां आंदोलनों का साथ देना तो बहुत दूर की बात है, और आंदोलन जाहिर सी बात है, राहुल का भारत जोड़ो यात्रा, आप सुपारी लेके चलते हैं, आप जहर बोते हैं, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और ये राहुल गांधी की सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि देखिए, लेकिन मुझे लगता है कि अभिसार यहीं पर सबसे बड़ी चाबी भी है। भारत जोड़ो यात्रा को जितना भी दबाने की कोशिश किए, मीडिया आप नहीं दिखाएं, तीसरे पन्ने पे दिखाएं, चौथे पन्ने पे दिखाएं, लेकिन मजबूरी में ही, यहां तक कि रामदेव जैसे व्यक्ति को बोलना पड़ रहा है कि मीडिया दिखा रहा है उस शख्स को जिसको वो दिखाना नहीं चाहता। तो अगर एक इवेंट होता, ये हमने पहले भी देखा आंदोलनों के दौरान, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे शाहीन बाग हो, और यह तो एक यात्रा है जो 3500 किलोमीटर की है, उसमें मजबूरी में ही ऐसी इमेजेस, ऐसी छवियां आ रही हैं जिनको ये कॉर्पोरेट सुपारी किलर मीडिया दिखाने पर, चर्चा करने पे मजबूर है, और इसे पूरी तरह से नजरअंदाज करना उसके लिए लगातार। और मुझे लग रहा है कर्नाटक को लेके बहुत लोग एप्रीहेंसिव थे, लेकिन जिस तरह का रिस्पांस इन 3 राज्यों में मिला है, उसमें अगर खबर जमीन पर है तो कॉर्पोरेट मीडिया के लिए दबाना और उस पर चर्चा रोक पाना 100% ब्लैकआउट करना मुश्किल है। और कर्नाटक के बारे में बहुत संक्षेप में मैं एक बात कहूं कि कर्नाटक से जो खबरें मुझे मिल रही हैं, हमारे जैसे जर्नलिस्ट को, जिनके बहुत सारे दोस्त वहाँ पर हैं, पत्रकार और सोशल एक्टिविस्ट, कि कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी का जो बेस है वो पूरे राज्य में नहीं है, क्रॉस स्टेट नहीं है, कुछ इलाकों में है। और मौजूदा सरकार इतनी अनपॉपुलर है कि इस यात्रा के बाद सिद्धारमैया और शिव कुमार अगर झगड़े न कर दें, जिस तरह के झगड़े राजस्थान में, वो बहुत बड़ी चुनौती है। कांग्रेस बहुत ठीक है, अच्छी ठीक है, स्थिति में आ ठीक गई है, है। ठीक है। बहुत नहीं, अच्छी। मैं बता दूं, जो जिक्र यहां पर उर्मिलेश जी कर रहे हैं वो ये कि सिद्धारमैया वर्सेस डीके शिव कुमार, ये दिक्कत है वहां, और वो प्रॉब्लम कांग्रेस की तमाम राज्य इकाइयों में है। सिद्धारमैया जो एक मास लीडर हैं, डीके शिव कुमार जो हैं वो बिहाइंड द सीन्स एक व्यक्ति हैं, उन्हें दावेदारी पेश भी नहीं करनी चाहिए, मगर आप जानते हैं डीके शिव कुमार जो गांधी परिवार के करीबी और पसंदीदा हैं। मगर अगर उन्होंने सिद्धारमैया को नजरअंदाज किया तो इसका खमियाजा अगले साल चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। अब हम दूसरे मुद्दे पर आते हैं। दूसरा मुद्दा दुर्गा पूजा, और हमने देखा विजयदशमी के मौके पर जिस तरह की कवरेज हमारे मुख्य धारा के न्यूज चैनल्स ने किया है, वो पत्रकारिता को शर्मसार कर रहा था, धर्म को बदनाम कर रहा था। आपको वो तस्वीर याद होगी जहां पुलिस गुजरात के अंदर, पांडाल के अंदर कथित तौर पर पत्थर फेंकने वाले लोगों की पिटाई कर रहा था। न्यूज 18 का वो पत्रकार इसे पुलिस का डांडिया बता रहा था। बात यहां नहीं रुकी, ये वही पत्रकार है जिसने एक झूठी खबर चलाई थी, और वो झूठी खबर क्या थी कि जहांगीरपुरी में जब बुलडोजर चलाया गया था, उसी के बदले में अलवर में मंदिर तोड़ा गया। ये हैं अपराधी सोच के वो पत्रकार। इन्होंने पत्रकारिता को बदनाम किया, धर्म को बदनाम किया है,
और ये हकीकतें हैं। क्या है इस खबर का पंच? शुरुआत हम उर्मिला जी से करना चाहेंगे। देखिए, ये जो आप मीडिया के बारे में अगर पूछ रहे हैं, तो ये हालात ये हो गए हैं कि पूरी दुनिया में भारत की जो छवि है, पहले कभी इस तरह से उस पर सवाल नहीं उठाए गए थे जिस तरह से आज उठाए जा रहे हैं। अभी ब्रिटेन में जो वहाँ की मुख्य विपक्षी पार्टी है लेबर पार्टी, उसके टॉप लीडर ने ये कहा कि साहब, ये अपने मुल्क में यानी ब्रिटेन में खासकर जो लेस्टर की घटना और यहाँ बर्मिंघम की घटना है, उसके बाद हिंदू फोबिया, इससे लड़ना होगा, इसको हम टारगेट करना पड़ेगा, इस तरह की बातें की जा रही हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि भारत की इमेज को कितना धक्का पहुंच रहा है और जो हिंदू धर्म के पैरोकार हैं या समर्थक हैं, उनकी कितनी बड़ी भूमिका है हिंदू धर्म के विरुद्ध एक माहौल बनाने में। भाषा, आप बताइए क्या है इस खबर का पंच? देखिए, मेरा मानना है कि ये जो काम किया है ये एक क्रिमिनल एक्ट है। ये क्रिमिनल एक्ट दो तरह से है, देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और देश के खिलाफ है, क्योंकि देश को तोड़ने की साजिश है। हमारी देश के जितने भी त्योहार हैं, तमाम धर्मों के त्योहार हैं, यह अमन और शांति के त्योहार हैं। हम सब जो भारत की बात करते हैं, साझी संस्कृति की बात करते हैं, उसको खत्म करने पर जो आमादा टीम है, नफरती टीम, उसमें मीडिया इस समय टॉर्च बियरर हो गया है, आगे आगे लेके चल रहा है, ट्रोल आर्मी को दिखा रहा है कि तुम क्या करो। ये जो काम है, यह देश के खिलाफ, देश को तोड़ने और अमन को खत्म करने का काम मीडिया कर रहा है। अभिसार, क्या है आपका पंच इस पे? मेरा पंच इस पर थोड़ा सा इमोशनल है, क्योंकि देखिए, जब त्योहार का मौका आता है तो क्या होता है, आप और हम कितने खुश होते हैं, पांडालों में घूमते हैं, दशहरा के वक्त रावण को जलते हुए देखने जाते हैं। ये एक पारिवारिक मौका है, परिवार करीब आता है एक दूसरे की। मगर वो जो पॉजिटिविटी है ना इस मौके से जुड़ी हुई, हमारे न्यूज चैनल्स ने इसे बर्बाद करने का काम किया है, इस तरह का कवरेज करके, जिसका असर आम इंसान पर पड़ रहा है। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उर्मिलेश जी, जिस तरह की कवरेज हो रही थी, और मैं अपने दर्शकों को चाहूंगा कि वो अपने स्क्रीन पर देखें, इस तरह की कवरेज तमाम न्यूज चैनल्स पर हो रही थी। बताया जा रहा था कि हमारे गरबा पांडालों में घुसकर हमारे हिंदू लड़कियों को जो है बरगलाया जा रहा है, मुसलमान उनके साथ ये कर रहा है, वो कर रहा है। प्रोग्राम था पूरा प्रोग्राम गरबा। और ये वो पत्रकार हैं जिन्होंने तिहाड़ में दिन बिताए हैं, तिहाड़ में दिन बताए हैं, ये वो पत्रकार हैं। और फिर उसके बाद मुझे याद है जो वो पुलिस पिटाई कर रही थी, पहली बात, ये कोई तालिबान, ये कोई 1996 का अफगानिस्तान नहीं है कि आप पिटाई करें इस तरह से बगैर उनका गुनाह साबित किए। चलिए, गुनाह साबित हुए तो कानूनन सजा दीजिए, मगर दुख की बात यह कि अंबानी के न्यूज चैनल का पत्रकार उसे डांडिया बता रहा है, यानी कि आप एक धार्मिक प्रतीक का भी अपमान कर रहे हैं, और दूसरा, पुलिस की इस एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हरकत को जायज ठहरा रहे हैं, उसे अमली जामा पहना रहे हैं आप। अभी सर, आपके सवाल में कई पहलू हैं, लेकिन मैं एक एक करके दोनों पहलुओं पर बात करूंगा। प्रशासन का एक रोल और जो इस तरह के संगठन है और मीडिया है उसकी। देखिए, त्योहारों का अपने मुल्क में जो हिसाब किताब रहा है, उसमें कर्मकांड के मुकाबले आध्यात्मिकता का पुट ज़्यादा रहा शुरू के दौर में। अब जैसे उदाहरण के तौर पे मकर संक्रांति एक त्यौहार है जिसका नाम हमारे इलाके में खिचड़ी है, और खिचड़ी किसानों का त्यौहार है, आम लोगों का त्यौहार है। लेकिन इस तरह के तमाम त्योहारों को उनकी जो सामाजिकता है, उनकी जो आध्यात्मिकता है, उससे काटकर उनको कर्मकांडी बनाया गया है। पहली बात, इस दौर में कर्मकांडी से भी आगे उनका आपराधीकरण हो रहा है, उनका विकृतीकरण हो रहा है, उनको वेपनाइज किया जा रहा है, पॉलिटिकली वेपनाइज किया जा रहा है। मैं वही बता रहा हूं कि इनको मनुष्यता से जो मानवीय मूल्य हैं उनसे काट करके और अपने अपने जो इंटरेस्ट हैं, खासकर पॉलिटिकल इंटरेस्ट, कम्युनल इंटरेस्ट, उसके लिए मोबिलाइजेशन का एक मंच बनाया जा रहा है। एक तो ये पहलू है। अब इसमें दूसरा जो पहलू आपने प्रशासन का पूछा, बहुत चकित करने वाली बात है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर ये इसका नंगा नाच हो रहा है, बिल्कुल नंगा नाच। अभी पिछले दिनों बंगाल, जहां तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, वहां हमने देखा कि महात्मा गांधी को असुरों में डाल दिया। एक
अजीब तरह से पेश किया गया, जैसे कि वो मनुष्य विरोधी हों, जैसे कि वो इनकी संस्कृति के विरोधी हों। हालांकि ये अलग बात है कि जिन प्रतीकों को वो विरोधी के तौर पे पेश करते हैं वो बहुत आम लोगों के हैं। दरअसल असुर एक जाति रही है, एक ट्राइबल कम्युनिटी रही है, और वो एक लंबी कहानी है, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जो चीजें हो रही हैं पूरे समाज में, इनके पीछे शक्ति है, और वो निश्चित रूप से संघ परिवार के असंख्य जो संगठन काम कर रहे हैं उन लोगों की तरफ से ये चीजें इंजेक्ट की मैं अपने दर्शकों के सामने एक बात रखना चाहता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे राजनीतिक हथियार, सबसे मजबूत राजनीतिक हथियार क्या है? धर्म है। यानी कि आपको बार बार बतलाया जाता है कि आप हिंदू जो हैं खतरे में हैं। आप हिंदुओं को डराया जाता है कि अगर हम सत्ता से चले गए तो न जाने किन कब्रों से निकलकर औरंगजेब आकर हम पर राज करेंगे, और बार बार धर्म का सहारा। मगर हम देख रहे हैं जब आप धर्म को वेपनाइज करते हैं भाषा, तो फिर आप ये जो विकृतियां हैं, जिस तरह की दुर्गा पूजा में आप, दुर्गा पांडाल में आप गर्भा जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर आप एक धार्मिक नजरिए से भी सोचें तो धर्म का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। और विडंबना देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरपरस्ती में हो रहा है। नहीं, और उसमें भी देखिए कि मुझे लगता है कि अभिसार इस समय, जिस समय हम बात कर रहे हैं, इस समय भाजपा और जो नफरती एजेंट हैं, ये जो अलग अलग चेहरों में नफरती टट्टू दिखाई देते हैं हमको, ये हर मौका, एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहते हमारे जीवन का जहां हम खुश, शांति, प्रेम से, मतलब मुझे लगता है कि इन्हें बहुत नफरत है भारत के मुस्कुराते चेहरे से, भारत की महिलाओं का प्रफुल्लित होकर डांस करने से। उनको लगता है कि इन्हें हम आतंकित करें, इन्हें हम डराएं। वरना गरबा को इस तरह से, और गरबा को पिछले कुछ समय से ये लगातार टारगेट करके बता रहे हैं कि उस पर हमला हो रहा है। यहां पे एक और बहुत अहम बात है कि ठीक उसी समय जब अमन के जो गरबे थे, नवरात्र थे, मुस्लिम इलाकों में जहां मुस्लिम संगठनों ने ऑर्गेनाइज किया, उसे इस कॉरपोरेट नफरती मीडिया ने नहीं दिखाया। जब आप यूरोप में या दुबई में लुलु मॉल में डांस करते हैं, डांडिया डांस होता है, तब आप ये बताना भूल जाते हैं कि ये मुस्लिम ओनर है इसका जो डांस करने दे रहा है। तो ये जो साझी संस्कृति दुनिया भर में हमारी है, उस पर हमला। और दूसरी बड़ी बात, धर्म के नाम पर महिलाओं को टारगेट करना। जैसे ही आप गरबा जिहाद कहते हैं, इसका मतलब है कि यहां पे आप मान के चल रहे हैं कि जो औरतें डांस करने जा रही हैं वो इतनी बेवकूफ हैं कि कहीं भी चली जाएंगी। तो दिमाग में जो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर ये बैठा हुआ है कि ये औरतें हैं, और उनको इतना डर है कि औरतें बहुत सुंदर लग रही हैं, डांस कर रही हैं, प्रफुल्लित हैं। मुझे लगता है कि इन तमाम लोगों को और मीडिया को हंसता हुआ भारत, मुस्कुराता हुआ भारत, डांस करता हुआ भारत, आह्लादित भारत पसंद नहीं है। वे सिर्फ नफरत और नफरत परोसते हैं, हमारे त्योहार को खराब करते हैं। अभी सारी, अरे आप अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, आप अपने परिवार की सुख शांति को बर्बाद कर रहे हैं। और आप जानते हैं सबसे दुखद बात यह है कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नफरती मीडिया, नफरती न्यूज डिबेट्स पर टिप्पणी की थी कि ये न्यूज एंकर्स धीमा जहर हैं। उस कड़ी टिप्पणी के बावजूद मुझे लगा कुछ अंकुश आएगा इस मीडिया पर। उस टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि भाई सरकार सामने आए, मोदी सरकार क्यों बच रही है इससे। सरकार सामने नहीं आई, और इन्होंने एक और नई हद पार कर दी। खासकर इन 8-5 दिनों में हमने जो कवरेज देखा है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बावजूद ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए अब सर, उसकी वजह यह है कि जो ये गरबा जिहाद जैसे है, ये जहां भी इस तरह की चीजें देखते हैं उसमें जिहाद जोड़ देते हैं। आपको याद है कोरोना जिहाद हुआ था एक, तबलीगी जमात, उस समय जब आया था मामला। अच्छा, आपको याद है वो जिस तिहाड़ पत्रकार की हम बात कर रहे हैं, उसने एक शो किया था व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर, 15 या 16 किस्म के जिहाद, फिल्म जिहाद, संगीत जिहाद, और इट वाज बेस्ड प्योरली ऑन अ व्हाट्सएप फॉरवर्ड। ये हालत हो गई न्यूज चैनल का। सॉफ्टवेयर ही नफरत फैलाना है विशाल, और कुछ नहीं है। इससे ये लगता है कि इन लोगों का दिमाग में जहर भरा हुआ है, और ये न केवल कुछ समुदायों के लिए खतरनाक है, बल्कि पूरे भारत के लिए, पूरे समाज के लिए है। और ये चिंता दुनिया के दूसरे मुल्कों में जताई जा रही है। आप विदेश जाते हो, हम भी कभी कभी चले गए, हमने देखा है कि भारत के लोगों की बहुत मेहनतकश लोगों के तौर पे एक इमेज रही है कि बड़े मेहनती हैं। शुरू में जब लोग गए तो भी, बाद के दिनों में गए तब भी। ठीक है, जात पात का एक आरोप लगता रहा है इंडियंस पर कि ये जातियों में बटे लोग हैं, लेकिन इस बीच में जो इंडियंस पर ये जो आरोप लग रहा है,
खासकर यूरोप में, कि ये नफरत, जो हेट और जो फेक न्यूज है, जो अफवाह है, इसको फैलाने वाले लोग हो गए हैं। और ये बहुत चिंताजनक है मेरे लिए, आपके लिए, कि आपके देश की छवि को ये जो परिवार के लोग हैं ये खराब कर रहे हैं, जबकि आपकी इमेज बहुत शानदार हुआ करती थी, खासकर यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, हर जगह। लेकिन मैं बिल्कुल ये जो बात यहाँ उर्मिलेश जी ने कही है, लेबर पार्टी के बड़े नेता वो बताया आपने, मैं आपको बता दूं, ये जो बात उर्मिलेश जी ने कही है, मैं इसमें बस एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, भारत जब भी बाहर जाता था तो हमारी जो डेमोक्रेसी है ना, हमारे जो सेक्युलर वैल्यूज हैं, वो हमारे स्ट्रेंथ, हमारी ताकत के तौर पर पेश किया जाता था। इस वजह से भारत निवेशकों के लिए, विदेशी निवेशकों, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन था। अब जब आप यही सब खत्म कर देंगे, और क्यों खत्म कर रहे हो? तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। ये सब तुम क्यों खत्म कर रहे हो? तुमने कभी सोचा है? इसका इस्तेमाल किया है तुमने कभी? तो चलिए हम बात करेंगे अब तीसरे मुद्दे की, और वो तीसरा मुद्दा है मोहन भागवत का बयान। 2 बयान दिए उन्होंने। एक तो उन्होंने महिला सम्मान की बात की है और कहा है कि भाई आरएसएस में हमेशा से ही महिलाओं का किरदार रहा है। हालांकि भागवत साहब ये बता दें कि आरएसएस के इतिहास में क्या अब तक कोई सरसंघ चालक महिला रही है? और दूसरी बात, उन्होंने जनसंख्या की बात की और उसे धर्म से जोड़ दिया। अब जाहिर सी बात है, वो वैसे भी उस पर कूद पड़े और फिर उस पर जहरीले डिबेट्स भी चले न्यूज चैनल्स पर। मगर आपको याद होगा, साल 2016 में मोहन भागवत ने कहा था कि भाई हिंदुओं को किसने रोका है अपनी आबादी बढ़ाने से। तो ये जो मोहन भागवत जी के जो 2 बयान हैं, इसके मायने क्या है? क्या है इस खबर का पंच? शुरुआत उर्मिलेश जी से। देखिए, आरएसएस अपने देश में एक बहुत ही अजीब किस्म का संगठन रहा है। पहले अपने को सांस्कृतिक संगठन कहता था, अब खुलेआम राजनीति करता है, तो सांस्कृतिक संगठन का दावा नहीं कर सकता। लेकिन उसके ढांचे को अगर आप देखिए तो आरएसएस में एससी, एसटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग, महिलाएं, ओबीसी, इनका टॉप बॉडी में जो उनकी कार्यकारिणी है उसमें कभी कोई रिप्रेजेंटेशन आज तक नहीं रहा। तो 1925 से लेकर आज तक आरएसएस का ये इतिहास है, फिर वो रिप्रेजेंटेशन की बात कैसे कर सकते हैं? क्या है इस खबर का पंच? भाषा आप बताएं। देखिए, मेरा मानना बहुत साफ है कि ये ढकोसला है। आरएसएस अपने मूल में, और खुद मोहन भागवत अनेक बार बता चुके हैं बतौर महिला, ये बात मैं जोर देकर कहना चाहती हूं कि उन्हें हिंदू औरत से बहुत दिक्कत है। आजाद हिंदू औरत से तो और ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि वह खुद अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में बोल चुके हैं, वक्तव्य में बोल चुके हैं कि शादी और उसके बाद बच्चा पैदा करना, बच्चे को बढ़ाना, ट्रेडिशनल तमाम जो बेड़ियां रही हैं हमारी, जिसे हम बाहर निकलकर बहुत मुश्किल तक इस मुकाम से पहुंचे हैं, उसे वापस मनुवादी समाज में ले जाते हैं। और आज की तारीख में भी वो वही सब बातें कहते हैं, उनके कार्यकर्ता करते हैं। जब उनका कार्यकर्ता रेप करता है, उसका बेटा रेप करता है, तब उन्हें महिला और हिंदू औरत नहीं दिखाई देती। 100% ढकोसला है अभिसार। यह अभिसार क्या है, इस पे आपका पंच? मुझे लगता है कि मोहन भागवत साहब को दोहरा खेल खेलना बंद करना चाहिए। हम जानते हैं कि साल 2025 में 100 साल होने वाले हैं आरएसएस को। मगर हकीकत यह है कि अगर आप चाहते हैं कि समाज में आपकी स्वीकार्यता बढ़े, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आपको एक सेक्युलर संस्था के तौर पे जाने, तो इस दोहरे खेल को बंद कीजिए, दोहरे मापदंड को बंद कीजिए। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मतलब कितनी अजीबोगरीब बात है, आप जनसंख्या की बात करते हैं, आपने उससे धर्म से जोड़ दिया। आपका क्या खेल था वो हम समझ गए। आपने जैसी धर्म से जोड़ा वो वैसी ने रिएक्ट किया और मीडिया को मिल गया डिबेट करने के लिए, चाहते थे। मगर आप खुद अपने गिरेबान में झांकिए ना। आप कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि हिंदुओं को किसने रोका आबादी बढ़ाने से। देश की आपको परवाह नहीं है, एजेंडे में आप चल रहे हैं, और बात फिर आप जनसंख्या की करते हैं और फिर धर्म से जोड़ते हैं उसको। देखिए, पहले तो शुरू में बहुत प्रचारित किया गया कि साहब इस देश में हिंदू माइनॉरिटी में आ जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। अब यही बड़ा हास्यास्पद है कि आप सरकारी जो आंकड़े होते हैं उनको भी नज़रअंदाज करते हैं। भाई अभी तक जो हमारी जनगणना जो लेटेस्ट है वो 2011 की है, और 2011 की जनगणना में भारत में मुसलमानों की जो आबादी है जो गिनी जाती है, दूसरी जातियों की नहीं गिनी जाती है, धार्मिक जो अल्पसंख्यक हैं उनकी गिनी जाती है, उसमें 14.2% है। 14.2% जो हिंदू आबादी है
टोटल वो निकलती है उसके हिसाब से 80%। ठीक है। 79.8% है एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू सेंसस। अब इतनी बड़ी ह्यूज पॉपुलेशन के बावजूद अगर कोई कहता है कि इस देश में माइनॉरिटी जो अभी हैं वो मेजॉरिटी को रिप्लेस कर देंगी, तो मैं समझता हूं कि ये हास्यास्पद है, मूर्खतापूर्ण है, अज्ञानता से भरा हुआ है और शरारत भी इसके पीछे है। इसके ठीक है। अलावा और कोई एजेंडा भाषा नहीं है। भाषा महिला सम्मान पर, मतलब भागवत साहब को कम से कम पहले प्रमाणित करना पड़ेगा। जब आप ये बोलें कि हमने अनुसुईया काले को सम्मान दिया है, सोच तो हमें दिखाई दे ही रही है, जी। जो सोच चली आ रही है वो तो हमें दिखाई दे ही रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बर्ताव में भी दिखाई देती है। अरे कम से कम प्रमाणित तो कीजिए जो आप ये दावा कर रहे हैं। जी, और आप कम से कम सिर्फ प्रमाणित ही नहीं, आप जब आपके लोग इस तरह से रेप में शामिल होते हैं, रेपिस्ट के पक्ष में खड़े होते हैं, रेपिस्ट को माला पहनाते हैं, तब किसी कहां चले पॉलिटिकल जाते हैं पार्टी ने मोहन इसे भागवत जी? सामान्य नहीं किया है। अब भाषा, मैं कह रही हूं, अब आप छोड़िए बाकी, अब बीजेपी को छोड़ दीजिए, बीजेपी को चुनाव लड़ना है गुजरात में। बिल्किस बानो के रेपिस्ट को जब माला पहनाई जा रही थी तब भागवत जी आपको आना चाहिए था। अभी अंकिता भंडारी जो वो तो हिंदू लड़की थी आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो वो भारतीय लड़की थी, आपके हिसाब से तो हिंदू लड़की थी भागवत जी, तब भी आपको याद नहीं आई। और एक और अहम बात, मुझे लगता है कि ये जो ढकोसला कर रहे हैं आप पॉपुलेशन का जनसंख्या पे, भागवत जी जब आपसे कुरैशी जी मिलने आए थे, 5 मुसलमान गए थे ना आपसे मिलने, आप बहुत प्रेम से उनसे गुफ्तगू कर रहे थे, कुरैशी की किताब पढ़ लेते, वो तो मुस्लिम पॉपुलेशन पर ही है, वो तो बताती है कि किस तरह से मुस्लिम पॉपुलेशन, मुसलमानों की जनसंख्या में जो वृद्धि है वो हिंदू पॉपुलेशन वृद्धि से कम है। कुरैशी जी की किताब, कुरैशी जी ने किताब नहीं दी। कुरैशी जी अगली बार जाइएगा तो भागवत जी को किताब गिफ्ट कर दीजिएगा कम से कम आप। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाषा और उर्मिलेश, आप दोनों का इंडिया की बात में इस हफ्ते की 3 बड़ी खबरों पर हमने यहां पर धुआंधार चर्चा की। आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि सार्थक चर्चा और बहस आप यही देखेंगे उन मुद्दों पर जिनका सीधा नाता आप लोगों के साथ है। अभिसार शर्मा, भाषा और उर्मिलेश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।